सो हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस को ही क्यों पढ़ना है, पहला क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए आपका। तो देखो, जितने भी चैप्टर्स क्लास 12th के हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो हो, इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फंक्शंस की स्टडी। और फंक्शंस किससे बनते हैं? रिलेशन से। रिलेशन किससे बनता है? सेट से। तो सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए सेट क्या होता है। इस चैप्टर को पढ़ने में अक्सर डिफिकल्टी इसलिए आती है क्योंकि हम लोग बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारे पास किसके बारे में स्टडी करना है हमको, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आता है कि किसने इसको इन्वेंट करा। सेट थियरी की इन्वेंशन किसने दी? तो जॉर्ज केंटर साहब थे, इन्होंने सेट थियरी को दिया। तो जॉर्ज केंटर जो थे, इन्होंने सेट थियरी को दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सेट की डेफिनेशन। तो बेसिकली हम लोग सेट बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर मैं दो इंसानों को खड़ा करूं और बोलूं ये बताओ, आपको मैं 4 नंबर दे रहा हूं, 1 2 3 4, इसको, ये कलेक्शन है, एक 4 नंबर्स का कलेक्शन है। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, मतलब किसी भी इंसान से पूछा जाए और दोनों की थिंकिंग मैच कर जाए, हर एक इंसान के लिए यही 4 नंबर्स रहें, तो इसके कलेक्शन को हम लोग एक सेट बोल सकते हैं। तो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन और किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। जैसे हमने एक सेट बनाया, इस सेट में -5 -3 -1 1 3 और 5 लिखे हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे सेट के। और ये हमारे पास सेट को हम कर्ली ब्रैकेट से हम लोग इसको लिख पाएंगे। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। डिफरेंट पर्सन्स के लिए कलेक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी वो सेट बन पाएगा। कलेक्शन तो हर कोई बना सकता है, बट सेट बनने के लिए वेल डिफाइंड का होना आवश्यक है। अब इसके बाद आते हैं सम इंपॉर्टेंट्स और स्टैंडर्ड सेट्स जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेट होता है सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं और एन में लगा देते हैं हम लोग एक बार। तो एन के ऊपर बार लगाने से क्या होता है? सारे नेचुरल नंबर्स ये एक साथ रिप्रेजेंट कर देगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। होल नंबर का सेट डब्ल्यू से दिखाते हैं, 0 1 2 3 स्टार्ट होता है। देन इंटीजर्स का सेट जेड से दिखाते हैं। जेड आया है वर्ड जहरीन से, ठीक है। तो जहरीन से वहां से लिया गया है इस वर्ड को जेड। तो जेड होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मींस नेगेटिव नंबर्स भी आने चाहिए, 0 भी आना चाहिए, एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 भी आना चाहिए। देन सारे रैशनल नंबर का सेट, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं, वो होता है सारे रैशनल नंबर का सेट। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, कोई आपसे पूछे तो ऐसे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं, जहां पे p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि p अपॉन क्यू की फॉर्म, डिवीजन में 0 अलाउड नहीं होता है तो q 0 नहीं हो सकता, एंड p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए एंड को प्राइम होने चाहिए, तब हम इसको रैशनल नंबर बोला करते हैं। फिर इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं है, जिनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि √2, √3, पाई। ई भी पढ़ते हो, ई पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करते हैं। तो यस, पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर्स। हमें लगता है कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया, तो ये रैशनल कैसे हुआ? एक्चुअल में पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पाई की वैल्यू डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं करती है, रुकती नहीं है। तो उस केस में हमारे पास पाई एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। हमने राउंड ऑफ करके इसको 22/7 लिया होता है, ठीक है। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर्स। देन नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? सारे रैशनल ले आओ, सारे इरेशनल ले आओ, सबको कंबाइन कर दो, तो वो रियल नंबर्स का सेट बनेगा। तो दिस इज क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अभी एक एक शब्द का मतलब भी समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल रिप्रेजेंटेशन। जितने मैंने सेट बताए, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर्स का। इससे बड़ा सेट कौन सा होगा? होल नंबर्स का। तो होल नंबर्स इसके बाहर आएंगे, मैं बना देता हूं यहाँ पे। तो होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो सारे नेचुरल को कंटेन करेंगे, इंक्लूडिंग 0 भी आ जाएगा। फिर सारे होल नंबर्स को कंटेन करने वाला कौन सा सेट है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स आते हैं एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, सबके आगे नेगेटिव लगा दो तो नेगेटिव नेचुरल नंबर, इसको हमने नाम दे दिया, खुद दिया है। तो ये इंटीजर्स का सेट। इंटीजर का सेट रैशनल में कंटेन होता है,
मतलब हर इंटीजर एक रैशनल होता है। जैसे 2 एक इंटीजर है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस वजह से एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। ठीक है, तो इसलिए इंटीजर का सेट जो होता है वो रैशनल के अंदर कंटेन होता है, और रैशनल रियल में कंटेन होते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर सारे के सारे रैशनल्स आते हैं, इस वजह से रैशनल नंबर इज कंटेन्ड इन रियल नंबर। अच्छा, इरेशनल नंबर कहाँ है यहाँ पे? तो इरेशनल नंबर का अलग से एक हिस्सा बना सकते हो, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो वो रैशनल में कंटेन नहीं होगा, वो इरेशनल अलग, रैशनल अलग, दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। सर्कल रिप्रेजेंटेशन से इजीली क्लियर हो जाता है कि कौन सेट किसके अंदर आता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। पहला तरीका सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले एक्स लिखते हैं, उसके आगे लिखते हैं उसकी प्रॉपर्टी एंड देन आगे लिख देते हैं हम लोग क्या, उसको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। तो एक्स लिखते हैं, फिर सच दैट का सिंबल, देन उसके आगे उस एक्स को सेट में इंक्लूड करने का रूल या इंक्लूड करने की प्रॉपर्टी, कि हम किस रूल के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को सेट के अंदर ला रहे हैं। अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म क्या होती है, या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम। इसमें हम जनरली कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं और जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख देते हैं। तो द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा। तो सेट बिल्डर में एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक्स लिखा। और एक्स को कलेक्ट करने का रूल क्या है कि वो वॉवल होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट का। अब रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, वो कौन कौन से होते हैं वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, तो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको एनक्लोज करके लिख दिया, तो ये रोस्टर फॉर्म बन गई। देन वी हैव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 11। 11 या 11 से छोटे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं सबको लिख दो। तो 1 3 5 7 9 11 भी, क्योंकि 11 को भी इंक्लूड करना है। तो x सच दैट क्या होना चाहिए, x सच दैट x एक ऑड नंबर है और x की वैल्यू 0 से 11 के बीच में होनी चाहिए। तो 0 से 11 के बीच में होनी चाहिए, ऑड होना चाहिए, तो ऐसे लिख दिया। रोस्टर फॉर्म में देखो 1 3 5 7 9 11 जो बताया आपको, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब्स नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सारे के सारे क्यूब नंबर्स जो कि पॉजिटिव हो, तो 1 8 27 है ना, और 27 के अलावा हम कौन लिख सकते हैं बस 64 लिख सकते हैं, 4 का क्यूब होता है 64। तो x सच दैट x एक क्यूब नंबर है और x की वैल्यू 0 और 100 के बीच में लाई कर रही है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। और इसकी रोस्टर फॉर्म में क्या, 1 8 27 64, 1 8 है ना, 27 एंड 64, ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। देखो लिखना सीखना है, हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट थोड़े क्वेश्चन से आप समझो कि क्या लॉजिक है। रोस्टर फॉर्म में x लिखते हैं, x हर एक एलिमेंट को इंडिकेट करेगा, उसके आगे x को कलेक्ट करने का रूल या उसकी प्रॉपर्टी। आगे बढ़ो। अब कुछ सिंबल्स हैं जो सेट थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं। सबसे पहला सिंबल होता है फॉर ऑल का। फॉर ऑल मतलब क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं या जितने भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें आ रहा है तो फॉर ऑल लगा देते हैं, उल्टा ए। इसके बाद आता है ए ब्रैकेट, ये सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। कई बार हम लोग फाई या फिर ऐसे लिख देते हैं, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट या नल सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, एम्प्टी सेट। फिर उल्टा यू बना देते हैं, ये इंटरसेक्शन के लिए, सीधा यू यूनियन के लिए। ई बना देते हैं थोड़ा लंबा करके, दिस इज एलिमेंट ऑफ, या हम इसको बिलोंग्स बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू। फिर ई बना के काट दिया तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर सी बना दिया तो सबसेट ऑफ। सी के ऊपर नीचे इक्वल बना दिया तो सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो सबसेट और इक्वल टू। फिर सबसेट बना के काट दिया तो सबसेट नहीं होगा, सबसेट बना के काट दिया और इक्वल भी कट रखा है, मतलब इक्वल भी नहीं हो सकता और सबसेट भी नहीं होगा, नाइदर अ सबसेट नॉर इक्वल टू। और कुछ सिंबल्स हैं उनको देखो। देन वी हैव एज उल्टा सी, ये सुपरसेट का सिंबल है। जैसे मैं लिख दिया ए इज सुपरसेट ऑफ बी, इसका मतलब ए जो है वो बड़ा होगा और बी जो है वो स्मॉल होगा। या ऐसे बोलो बी के अंदर का हर एक एलिमेंट ए सेट में भी आएगा, तो ये बी हमारे पास जो है ए का सबसेट हो जाएगा, ऐसे बोलो, या ए बी का सुपरसेट हो जाएगा, ऐसे बोलो। फिर सुपरसेट का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल, ये सुपरसेट नहीं होगा, सुपरसेट नहीं होगा, इसका सिंबल है। फाइव बना दिया एम्प्टी सेट, या फिर इसको नल सेट बोल देते हैं, मैं बताया आपको, या इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, यस वॉइड सेट। एन ए लिखते हैं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। जैसे ए सेट है ना, इसमें मैंने 2 एलिमेंट ले लिए 1 2, तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा।
देन ए के ऊपर सी लगा दिया या ए के ऊपर डैश लगा दिया, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। बट कॉम्प्लीमेंट तभी डिफाइन हो सकता है जब आपने यूनिवर्सल सेट डिफाइन करा हो। तो अगर मैं एक्स एक सेट ले लूँ जिसके अंदर है 1 2 3 और ए एक सेट ले लूँ दैट इज 1, तो ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू सेट एक्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट लिखो एक्स के जो ए में ना हो, तो 2 और 3 आ जाएंगे। यस, तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज पी ए। पी ए का मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट मतलब क्या होता है? जितने भी सबसेट्स आए उन सबको एक सेट में लिख दो, दैट इज नोन एज पावर सेट। तो अगर हमने एक सेट लिया ए, इसमें लिख दिया 1 और 2, तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? अकेला 1 इसका सबसेट होगा, अकेला 2 इसका सबसेट होगा, 1 और 2 ये भी, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एम्प्टी सेट। तो ये चारों सेट जो है वो इसके सबसेट कहलाएंगे। और एक बड़ा सा सेट बनाओ जिसके अंदर ये चारों सेट को लिख दो कॉमा लगा के, ये हमारे पास पावर सेट कहलाएगा इस सेट का। आई थिंक सेट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम में आए हैं आपके, और आप देख सकते हो कि यार जितना हमने पढ़ा ना उसके बेस पे हमारे एग्जाम वाले क्वेश्चंस भी हो जा रहे हैं। तो यस, वेल एंड गुड है। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखो यहाँ पे, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, देन आर एक रिलेशन है सेट एन के ऊपर, और कैसे दिया जा रहा है कि आर के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जहां पे ए की वैल्यू बी माइनस 2 होनी चाहिए और बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। देखो अभी तक हमने रिलेशन वगैरह नहीं पढ़ा, बट हम लोग सेट की डेफिनेशन की हेल्प से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। तो हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जहां पे ए की वैल्यू बी माइनस 2 होनी चाहिए और बी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो ना, आप ऑप्शन से जाओ। जैसे पहला ऑप्शन है 8,7, तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, तो 7 माइनस 2 कितना होता है 5 होता है, और ये 8 आ गया। तो 8 तो 5 के इक्वल नहीं है। तो पहला ऑप्शन, जब मैंने ए की जगह पे 8 लिखा और बी की जगह पे 7 रखा, तो आपको दिख रहा है कि 8 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 नहीं हो पा रहा है, मतलब कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा कलेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे 3,8 ऑप्शन हो सकता है क्या? इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो ए की जगह पर 3 और दूसरा बी की जगह पर 8, तो 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, 3 इज इक्वल टू 6, ये भी नहीं होता, तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अच्छा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से कोई एक होगा। अच्छा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 6,8 होगा कि नहीं होगा? ए की जगह पे 6, बी की जगह पे 8, यस, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 6 भी आ गए। ओके, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि बी 6 से बड़ा भी होना चाहिए, बी 6 से बड़ा होना चाहिए, तो बाद वाला 6 से बड़ा। तो देखो 8 जो है वो 6 से बड़ा है जो बाद में लिखा है, तो यस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है यार? डी ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लो। देखो डी ऑप्शन अगर आप देखो तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यस इट इज करेक्ट। बट आप बोलोगे ये ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि बाद वाला नंबर 6 से बड़ा नहीं है, बाद वाला नंबर 4 है ना, और 4 तो 6 से छोटा है, तो इस वजह से ये हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली बी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ आर हमारे पास वो सारे एक्स वाई आ रहे हैं जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा होना चाहिए। देखो सिर्फ सेट की डेफिनेशन से क्वेश्चन होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से छोटा होगा, तो डोमेन कितना होगा? देखो डोमेन का मतलब होता है पहला वाला, जैसे जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर्ड पेयर का एक्स का, इसको हम लोग डोमेन के एलिमेंट बोलते हैं, और जो वाई आता है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, इसकी कोडोमेन नहीं, इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कि सारे एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो तो देखो अगर आप 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर, ठीक है, वाई इसकी रेंज में आना चाहिए, तो एलिमेंट और उसकी रेंज वाली वैल्यू इसमें आनी चाहिए। तो देखो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर आ जाएगा, वो की 4 छोटा, तो 0 और 1 तो इसमें होंगे। 2 होगा क्या? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर अगर मैं x की जगह पे 1 स्क्वायर रख दूँ और y की जगह पे 2 स्क्वायर रख दूँ, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे ये सेटिस्फाई होगा क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, और 5 हमारे पास क्या होता है इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देन -1 0 1, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 2 वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा ना, 2 को रखने से वो बाहर जा रहा है ना, तो 2 इसकी डोमेन में नहीं आ सकता, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर अगर 4 हो गया तो ये 4 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ से वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर 0 है, 0 से छोटा होना चाहिए, है ना।
और वाई स्क्वायर अगर 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब वाई हमारे पास जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, डी ऑप्शन इज द मोस्ट राइट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखने जा रहे हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो सेट ले ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं कि ए सेट के एलिमेंट्स में मान लो 1 2 है और बी सेट में भी 1 2 है, तो हर एक एलिमेंट को हर एक से ज्वाइन करो, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सबको एक सेट के अंदर लिख दो, वो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब सेट की मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका है ये। तो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में एक सेट होगा जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट तो ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए। जैसे ए इक्वल टू 1 3 है और बी इज इक्वल टू ए बी सी है, तो क्या करना है, ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, पहले एलिमेंट देखो ए सेट का हर एलिमेंट बी से कनेक्ट होना चाहिए, तो 1 ए से कनेक्ट होगा तो 1 ए आ जाएगा, 1 बी से कनेक्ट होगा 1 बी आ जाएगा, 1 सी से कनेक्ट होगा 1 सी आ जाएगा, तो 3 एलिमेंट्स तो ये हो गए। फिर 3 ए से कनेक्ट होगा 3 ए, 3 बी से 3 बी और 3 सी से 3 सी। कितना आसान है बताओ। अब बी क्रॉस से निकालते हैं, बी क्रॉस में पहला एलिमेंट बी से और दूसरा एलिमेंट ए से, तो ए कॉमा 1 ए कॉमा 3, बी कॉमा 1 बी कॉमा 3, सी कॉमा 1 सी कॉमा 3। तो ये हमारे पास बी क्रॉस। देखो नोट कर लो भाई, बहुत जरूरी बात है ये, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी में 1 ए आ रहा है और बी क्रॉस ए में ए कॉमा 1 आ रहा है, तो ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर इन जनरल बी कॉमा ए के इक्वल नहीं होता। ए कॉमा बी कॉमा ए इक्वल कैसे हो सकता है, इट इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल, बट अगर दोनों सेट सेम हो, ए और ए हो जाए, ए क्रॉस ए, तो वहां पे सेम हो जाएगा, बट इन जनरल ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। बट दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। देखो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट, बी क्रॉस में भी 6 एलिमेंट, तो एलिमेंट सेम होते हैं। अब जितना हमने पढ़ा अभी तक ये क्या था, बेसिक। अब यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है, जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर है, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो रिलेशन क्या होता है, तो अगर हमारे पास ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में है, तो हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है अंडर द ऑपरेशन आर, अंडर द रिलेशन आर, और हम इसको ए रिलेटेड टू बी लिखते हैं। तो अगर हमारे पास ए बी हमारे पास रिलेशन में है, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर सेट में है, मतलब आर में है, तो ए बी से रिलेटेड होगा और हम लिखेंगे ए रिलेटेड टू बी। अब क्या कंडीशन है, कुछ कंडीशन नहीं है, बस पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग मतलब जैसे कि ना देखो काफी आसान है, मैं एग्जांपल से डायरेक्टली आपको बताऊंगा। जैसे देखो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4, इनका नाम कर देते हैं, नामकरण 1 2 3 4, यहाँ पे नाम कर दो ए बी सी डी। तो रिलेशन क्या होता है कि भाई कुछ नहीं करना, आपको किसी को किसी से ज्वाइन कर दो तो वो रिलेशन बन के आ जाएगा। जैसे देखो 1 को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया और 2 को बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये रिलेशन बन गया। 3 को सी से ज्वाइन कर दिया, 4 को डी से ज्वाइन कर दिया, रिलेशन बन गया। अब रिलेशन फंक्शन में मेन अंतर क्या है, सुनो। रिलेशन में तो बस इतना सा होता है कि भाई ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस बी आप जो भी निकालते हो ना, उसका सबसेट अगर आप ले लो, कोई भी आर ले लिया, तो ये आर रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बट फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऐसे स्पेशल टाइप के रिलेशंस होते हैं जहां पे ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट के यूनिक एलिमेंट से मैप होगा और तब वो फंक्शन बनेगा। तो ए से बी में अगर कोई हम मैप बना रहे हैं, तो ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के हर एलिमेंट से मैप होना चाहिए और यूनिकली मैप होना चाहिए, तो वो हमारे पास फंक्शन बन के आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 बी से जा रहा है, 2 बी से जा रहा है, यस यूनिक है ना। अब ये मत बोलना कि दोनों सेम जगह जा रहे हैं, सेम जगह जा सकते हैं, बट एक एलिमेंट दो जगह नहीं जा सकता। जैसे 1 ए और बी दोनों पे नहीं जा सकता, बट 1 और 2 दोनों सेम जगह जा सकते हैं, तो ये फंक्शन हो जाएगा। बट देखो ये सेकंड वाला फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट दो जगह जा रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। रिलेशन दोनों है बट दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे इसमें 1 इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, एवरी एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए। तो पहले सेट के अंदर एक एलिमेंट मिला ना, आखिरी वाला छूट गया, किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट विच इज नॉट कनेक्टेड टू सम एलिमेंट ऑफ द सेट बी, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। बल्कि अगर हम दूसरा वाला सेट देखें, तो हर एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्टेड है और यूनिकली कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड, तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। तो आई थिंक फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आई रिलेशन की, कि अ फंक्शन इज अ मैप, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच every element of domain is connected to some unique element of codomain. Yes, इतनी सी बात, प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे बना के दूं, मैं बोलूँ कि आपको कि एक मेरे को रिलेशन बना के दिखाओ, एक फंक्शन बना के दिखाओ, तो देखो अगर मैंने 1 को ए से ज्वाइन कर दिया, 2 को बी से ज्वाइन कर दिया और 3 को बी से ज्वाइन कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया, फंक्शन है। अगर मैं 2 को बी से ज्वाइन कर दूं, 3 को बी से ज्वाइन कर दूं और 1 को भी बी से ज्वाइन कर दूं, क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। यस, तो पहला वाला भी फंक्शन है, दूसरे वाला भी फंक्शन है। बट अगर मैं बाई चांस ऐसा कर दूं, समझो बात को, बात समझने का ट्राई करो। अगर मैं 2 ए से लगा दूं, 2 बी से लगा दूं और 1 ए से 3 बी से, तो इस केस में अभी फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा फंक्शन? क्योंकि 2 जो है वो ए से भी जा रहा है, 2 बी से भी जा रहा है, तो फंक्शन कैसे हो गया? नहीं हो पाएगा, ये समझना। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर। मैंने बोला ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यहाँ पे हम लोग हल्का हल्का चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला टाइप का रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी मतलब जिसमें कुछ भी ना आए, मतलब कोई एलिमेंट किसी से कनेक्टेड ना हो। जैसे 2 सेट बनाया और किसी में किसी एलिमेंट को किसी से कनेक्ट ही नहीं किया, तो वो रिलेशन बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब हर एलिमेंट हर एक से कनेक्टेड हो। जैसे कि अगर मैं 1 2 लिखूं और 1 2 लिखूं, तो 1 1 से, 1 2 से, 2 1 से, है ना, और 2 2 से, तो इस रिलेशन में हर एक से कनेक्टेड है, तो हमारे पास ये यूनिवर्सल बन गया। एम्प्टी और यूनिवर्सल को मिला के ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं हम इसको कई बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप के रिलेशन फॉर क्लास 12th, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए खुद से और किसी एक्स्ट्रा से भी हो सकता है। जैसे हम लिखते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर हम सारे एलिमेंट्स ले लो जो ए सेट में है, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए। तो जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में हैं, वो से एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो एटलीस्ट होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, देखो इंपॉर्टेंट है वर्ड, पहले वाले में फॉर ऑल है, हर एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड वाले में कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए आर में होना चाहिए। क्या कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशन में है, तो बी कॉमा ए भी अगर आर में हो जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, देन वी हैव ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे 2 चाहिए, देखो 2 चाहिए ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी आर में होना चाहिए अगर, एंड बी कॉमा सी आर में होना चाहिए। सुनिएगा बात, बहुत ज्ञान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना। अगर ए बी भी है रिलेशन में और ए बी पे जा रहा है और बी किसी सी पे जा रहा है, तो ए सी पे जाना चाहिए। मतलब अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, तो चेक करो कि ए सी रिलेशन में है कि नहीं है। अगर ए सी रिलेशन में हो गया तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन दिस इंप्लाइज ए सी शुड बिलोंग्स टू आर। तो अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, देन ए सी रिलेशन में होना चाहिए, देन वो ट्रांजिटिव होगा। अभी डेफिनेशन तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी, बट क्वेश्चन करने से एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ट्विस्ट या थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको भी। एक क्वेश्चन देखना, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए है 1 2 3 4 5, इज डिफाइंड एज, आर के अंदर वो सारे एक्स वाई आने चाहिए जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव कर देता है, जैसे -1 का मॉड +1 हो जाता है ना, तो मॉड्यूलस फंक्शन का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉड 8 से छोटा होना चाहिए। चेक करना है कि रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। बहुत आसान, कैसे चेक करें कि भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिख दो पहले। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन थी फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए सेट इम्प्लाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में हैं वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो कैसे चेक करें? देखो ऐसे चेक करेंगे, पुट एक्स और वाई को इक्वल कर दो इन डेफिनेशन ऑफ आर। आर की डेफिनेशन है क्या एक्चुअल में, ये बताइए। डेफिनेशन है एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई ने लिखने की जगह मैं लिखूंगा तमीज से एक्स कॉमा एक्स, सच दैट दोनों जगह एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड लेस देन 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट, ऐसे लिख दो चलो इसको, दिस इज एक्स कॉमा एक्स सच दैट 0 इज लेस देन 8। तो 0 आना चाहिए, है ना, और 0 8 से छोटा है। यस, 0 8 से छोटा है ना, इसका मतलब ऑलवेज छोटा रहेगा, हमेशा छोटा रहेगा। तो कोई भी x ले लो, x माइनस x हमेशा 0 ही आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 ही आएगा, तो 0 हमेशा 8 से छोटा है। इसका मतलब हर एक x
कॉमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा ही होगा, नो डाउट होगा। तो यस, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करें सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो हमें प्रूफ करना है कि वाई एक्स भी रिलेशन में होगा, ये डेफिनेशन है। तो कैसे चेक करें हम लोग, एक्स वाई रिलेशन में है कि नहीं है। देखो लेके चलते हैं, लेट एक्स वाई रिलेशन में होगा। अब अगर एक्स वाई रिलेशन में है तो डेफिनेशन लगाओ। तो अगर डेफिनेशन लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 8, बिल्कुल होगा। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8। वाई कैसे, देखो एक स्टेप मैं बढ़ा के लिख देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। तो मैं क्या करता हूँ, अंदर से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मॉड लेस देन 8। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू -1, मॉड को प्रॉपर्टी है, मॉड को ब्रेक कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 8। -1 का मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड इज लेस देन 8। तो हम लेके चले थे कि एक्स वाई रिलेशन में है और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि मॉड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई कॉमा एक्स भी रिलेशन में हो जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 8 से छोटा है। तो ऐसे करके हम लोग ट्रांजिटिविटी को चेक कर सकते हैं, सॉरी सिमेट्रिक को चेक कर सकते हैं। अब एक बच गया, दैट इज ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, है ना। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट को ऐसे रेस कर देते हैं और अब हम लोग ट्रांजिटिविटी के लिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो देखो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन क्या थी, जितने भी अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है तो ए सी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये दो चीजें लेके चलनी पड़ेगी। अगर ए बी रिलेशन में है तो डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन बोलती है कि अगर कोई भी एक्स वाई रिलेशन में होता है तो उसका मॉडुलस 8 से छोटा होता है, और ए बी रिलेशन में है इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 से छोटा होगा। बी सी रिलेशन में है इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड भी 8 से छोटा होगा। अब यहां से क्या मैं क्लेम कर सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड भी 8 से छोटा है, बताओ क्या ये क्लेम किया जा सकता है? कैसे हम इसको प्रूव करें कि हाँ ये होगा? तो हाँ जी, हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लेके चेक करना चाहिए। एलिमेंट्स लेके अगर हम चेक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं 2, 3 और 4 ले लूं तो आप ये समझो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का मॉड कितना होगा, 4 माइनस 9 दैट इज 5। तो 5 आएगा विच इज लेस देन 8, यस बिल्कुल सही। अब 3 से स्टार्ट होने वाला लो, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, देखो जिस पे खत्म होगा ये उस पर शुरू होना चाहिए। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 दैट इज 5 अगेन विच इज लेस देन 8, ये 5 आएगा विच इज लेस देन 8, यस इट इज करेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ए सी रिलेशन में था क्योंकि 5 आ रहा है 8 से छोटा, बी सी रिलेशन में ए बी रिलेशन में था क्योंकि 2 3 आ गया, बी सी रिलेशन में है क्योंकि 3 4 आ गया। अब ए सी है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 स्क्वायर होगा 16, 4 माइनस 16 होगा -12 विच इज इसका मॉड 12 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 8, लेस तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यहाँ पे ए सी रिलेशन में नहीं आ रहा है इस केस में, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर ए सी रिलेशन में नहीं है इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 8 से छोटा होगा, जरूरी नहीं है। हमको एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल गया जहां पे ए सी रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो अगर एक भी ऐसा मिल जाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, काफी बड़ा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं समझो, कि हम उनकी काउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनते हैं किसी भी सेट पे, जैसे एक सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, दूसरा सेट है इसमें भी n एलिमेंट्स हैं, तो इसका नाम a, इसका नाम भी a। तो a से a में कितने रिलेशंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे? तो रिलेशन होता है 2 की पावर दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a सेट की कार्डिनैलिटी इंटू a सेट की कार्डिनैलिटी विच इज 2 की पावर n इंटू n विच इज 2 की पावर n स्क्वायर, यस ऐसे निकाल सकते हैं। अब टोटल रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, रिलेशन टोटल पता लगा लिया, अब उनमें से रिफ्लेक्सिव कितने होंगे? तो रिफ्लेक्सिव होंगे 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n n माइनस 1, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब सिमेट्रिक कितने रिलेशन बनेंगे, रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं, सिमेट्रिक बता सकते हैं। 2 की पावर n कॉमन लोगे तो n n प्लस 1/2, तो इतने हमारे पास सिमेट्रिक बनेंगे। ये फॉर्मूला जो होता है इनका डेरिवेशन एक अलग पार्ट में आता है कि कैसे निकाला जा सकता है, बट अभी डायरेक्टली याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो रिफ्लेक्सिव 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, सिमेट्रिक 2 की पावर n n प्लस 1/2, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ये फॉर्मूला, तो वहां से हमारे पास ये आ जाता है। और 2 की पावर n स्क्वायर टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस।
अब देखो ये क्वेश्चन बना, एक सेट है 3,5, तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला क्या था? 2⁻n² इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n कितना है, जितने एलिमेंट्स है सेट में, कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स, 3 और 5 है ना, 2 ही एलिमेंट है, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 इज 16 है ना, तो 16 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज 16 इज आवर करेक्ट आंसर। 16 तो इसमें है ही नहीं। 2 की पावर n², अच्छा रिफ्लेक्सिव पूछा हमने, सॉरी हमने टोटल रिलेशंस देख लिए। रिफ्लेक्सिव कितना होगा? रिफ्लेक्सिव हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n-1, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 2-1। ऐसी गलती हो जाती है कई बार, हम ढंग से पढ़ते नहीं। देखो मैंने रिलेशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं पढ़ा, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। सो इट इज़ 2 की पावर 2 × 1 विच इज़ 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये दैट इज़ 4 ओनली। तो टोटल करेक्ट आंसर इज 4, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट देखो, ए सेट है जिसमें XYZ एलिमेंट है, बी सेट में 1-2 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे ए से बी में? देखो मैंने बताया था टोटल रिलेशंस कितने होते हैं। टोटल रिलेशन इस 2 की पावर ए की कार्डिनैलिटी इंटू बी की कार्डिनैलिटी। 2 की पावर ए में है 3 एलिमेंट और बी में है 2 एलिमेंट, तो 3 × 2 विच इज 6, 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास? 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 32 रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। 64 रिलेशन, सॉरी है ना, नॉट 32, इट इज 64। 2 की पावर 6 इज 64 रिलेशन इज द राइट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, ध्यान से करना, समझा देता हूँ, आप कर सकते हो। एक क्लासरूम टीचर है जिसने एक्सेसिस मतलब एक तरीके से उन्होंने एसेस करा, स्टूडेंट्स को पता लगाया कि कौन अच्छा है, कौन मतलब किस लेवल पे है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस जो उनको बताया गया, उन्होंने 5 रिलेशंस यहाँ पे लिख के दिए, R1, R2, R3, R4, I5। पूछा जा रहा है कि इन में से जो ऊपर रिलेशंस गिवन है, अमंग ऑल द रिलेशंस गिवन अबव, आइडेंटिफाई द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसे कितने हैं जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं। तो आपको यहाँ पे हर एक को चेक करना है, कौन रिफ्लेक्सिव, कौन ट्रांजिटिव, कौन नहीं, और वहाँ से आपको बताना है कि कितने ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे हैं। फिर बताना है कौन से रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप हर एक के आगे लिख देना कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव। जैसे मैं 1-2 करके बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पहला तीसरा कर देता हूँ आपके सामने, फर्स्ट एंड थर्ड कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। ये दोनों कर रहा हूँ। देखो पहला वाला रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ए सेट में 1 2 3 है और हर एलिमेंट खुद से कनेक्ट होना चाहिए, तो 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में होने चाहिए, बट R1 में इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा सिमेट्रिक की बात करोगे, सिमेट्रिक में 2 3 है तो उसका उल्टा होना चाहिए 3 2, तो 2 3 है 3 2 उसका उल्टा है, तो यस इट इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव में 2 3 है 3 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 2 तो नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं। थर्ड वाला कैसे चेक करें? देखो थर्ड वाले में अगेन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ए सेट में 1 2 3 है, तो 1 1 से 2 2 3 3 से होना चाहिए। इसमें उनमें से सिर्फ 1 1 है, 2 2 और 3 3 तो है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक क्या? 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 1 1 है उसका उल्टा भी 1 1 ही होगा, भाई 1 1 का उल्टा 1 1 ही तो होगा, तो वो भी रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, जो इसमें दिख रहा है, तो ऐसे ट्रांजिटिव। तो ऐसे आप हर एक क्या टिक लगा देना, कौन रिफ्लेक्सिव, कौन सिमेट्रिक, कौन ट्रांजिटिव, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिख सकते हो। 2025 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। अब थर्ड पार्ट था आइडेंटिफाई द रिलेशंस व्हिच आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये सब आंसर निकल सकते हैं अगर आप एक बार सबके आगे लगा दो टिक, कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक, कौन ट्रांजिटिव।